हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 39 यानी कि 39 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें। विच इंडस वैली साइट इज ऑल्सो नोन एज लैंकेशियर ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान के चलो। किस सिंधु घाटी स्थान को भारत का लैंकेशियर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंदहुदड़ो को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, फिर हम स्पेसिफिक रूप से चंदहुदड़ो की बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो वो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है और हिंडन नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है और यह प्रवर या फिर गोदावरी नदी के किनारे है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा हो जाएगा? सुतका गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और दास्क नदी के किनारे यह स्थित है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं और आपको भी पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल एरिया कितना था। ये पूरा का पूरा एरिया किसका हो गया? तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल एरिया है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं चंदहुदड़ो की। तो चंदहुदड़ो के बारे में आपको पहले तो पता होना चाहिए कि यह किस देश में है। यह स्थल जो है तो किस देश में है? तो ये जो है तो पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के किनारे जो है तो स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज NG मजूमदार के द्वारा 1931 में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत बड़े स्केल पर इसको खोदा गया था अर्नेस्ट मैके के द्वारा 1935 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, चंदहुदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चंदहुदड़ो से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है, कंघी मिली है, लिपस्टिक मिली है, काजल मिला है, पाउडर मिला है। तो ये कुछ एक चीज़ें जो है तो कहाँ से मिली हैं? तो ये मिली हैं चंदहुदड़ो से, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब कुछ और भी स्थल हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपको पता है कि हड़प्पा आपसे बहुत बार पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। और कब की गई थी? 1921 में। और हड़प्पा जो है तो रावी नदी के किनारे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से हमें कांस्य दर्पण, कुम्हार का चाक, शवों को दफनाने की विधि, श्रमिक आवास के प्रमाण, ये सारा कुछ हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से हमें विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, शवों को जलाने की विधि, पशुपति की मूर्ति, ये सारा कुछ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाते हैं, जैसे कि मिट्टी का खिलौना जो है तो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन जो है तो बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो मिट्टी का खिलौना हमें बनवाली से हुआ है प्राप्त, और बनवाली कहाँ पर है? तो वो है हरियाणा में। तांबे का रथ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ हमें दाइमाबाद यानी कि महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 147 है। विनय पिटक अ बुक रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो विनय पिटक पुस्तक जो है तो किस लिपि में लिखी गई है? अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध साहित्य था, तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक हुए थे, यानी कि 3 पुस्तकों को ही त्रिपिटक कहा जाता था, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो वो 3 पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो 3 पुस्तकें थी, एक तो थी सूत पिटक, एक थी विनय पिटक और एक थी अभिधम्ब पिटक। तो इन तीनों ही पुस्तकों की रचना किस भाषा में की गई है?
तो इन तीनों ही पुस्तकों की रचना पाली भाषा में की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक हुए हैं, यानी कि 3 पुस्तकों की रचना जो है तो यहाँ पर की गई थी। वो 3 पुस्तकें कौन कौन सी थी, तो वो थी सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सूत पिटक, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि सूत पिटक में क्या बताया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए नैतिक सिद्धांत हो गए, धार्मिक सिद्धांत हो गए और उपदेश, ये कहाँ पर शामिल किए गए हैं या फिर कहाँ पर बताए गए हैं, सूत पिटक में बताए गए हैं। जबकि विनय पिटक में हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें संघ में किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, इसके बारे में कहा गया है विनय पिटक में, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक की। तो अभिधम्म पिटक में क्या बताया गया है, तो बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे, तो उनका वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो वो किया गया है अभिधम्म पिटक में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, संभावना है आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बात करते लेते हैं पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी और चौथी। आप सभी को पता है कि टोटल जो है तो 4 बौद्ध संगीति या फिर 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली बौद्ध सभा या फिर पहली बौद्ध संगीति ये कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह में। और कौन उस समय राजा हुआ करता था, तो अजात शत्रु उस समय राजा हुआ करता था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पहली बौद्ध सभा की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा, महाकश्यप के द्वारा। दूसरी बौद्ध सभा कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी वैशाली में। और उस समय राजा कौन था, तो वो था कालाशोक। और अध्यक्ष कौन था, तो वो था शवकमी। अच्छा, यहाँ पर थर्ड बौद्ध सभा और फोर्थ बौद्ध सभा ये कहाँ पर हुई थी, किस राजा के समय हुई थी, और उस समय अध्यक्षता किसने की थी, वो सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बताओ। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, थर्ड बौद्ध सभा और फोर्थ बौद्ध सभा, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें। शका इरा स्टार्टेड इन विच ईयर, तो शक युग किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, या फिर शक युग किसके द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो ये प्रारंभ हुआ था 78 AD में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी या फिर किसके द्वारा इसको चलाया गया था, तो शका इरा ये चलाया गया था कनिष्क के द्वारा, ये आप सभी को पता होगा। अब कनिष्क किस वंश का राजा था, तो यह कुषाण वंश का राजा था। और कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुजल कडफिसेस के द्वारा जो है तो कुषाण वंश की स्थापना की गई थी, ये आप सभी को पता होगा। ये आपको पता चल गया। यहाँ पर हमने देखा कि शक युग की स्थापना जो है तो 78 AD में कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी। जब यह गद्दी पर बैठा था तभी इसने जो है तो इसकी स्थापना की थी, शक संवत की स्थापना की थी। और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी शक संवत ही प्रयोग में लाया जाता है, ये भी आप सभी को पता होगा। अब कनिष्क के समय जो है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कनिष्क केस में चौथी बौद्ध संगति। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि थर्ड बौद्ध काउंसिल या फिर फोर्थ बौद्ध काउंसिल, इन दोनों के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलो फोर्थ बौद्ध काउंसिल का मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि कनिष्क के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अश्वघोष। और इसी चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का हमें विभाजन भी देखने को मिलता है, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान धर्म में जो है तो विभाजित हो गया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये जो कनिष्क था यह बौद्ध धर्म को तो मानता था, ये आप सभी को पता होगा, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि यह इनमें से कौन से संप्रदाय का अनुयायी था, या फिर किस संप्रदाय को यह मानता था, हीनयान संप्रदाय को मानता था या फिर महायान संप्रदाय को मानता था। तो आज से आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कनिष्क था यह बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय को मानता था, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। अब कनिष्क की बात करें तो कनिष्क के दरबार में बहुत से विद्वान हुए हैं, जिनमें एक थे चरक, और चरक ने जो है तो चरक संहिता लिखी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के दरबार में हुए वसुमित्र, कौन हुए, वसुमित्र, और इन्होंने महाविभाष सूत्र की रचना की हुई है। कनिष्क के ही दरबार में अश्वघोष हुए, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की हुई थी। कनिष्क के ही दरबार में नागार्जुन थे, जिन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की हुई थी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कनिष्क के बारे में देखे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @Let'sPrepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 149 है।
क्वेश्चन नंबर 149 की बात करें, द फर्स्ट मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ दिल्ली वॉज, तो दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वह कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब रजिया सुल्तान की यहाँ पे बात की गई है, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपके माइंड में बनना चाहिए कि रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो है गुलाम वंश से संबंधित थी। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है तो 1206 में करवाई गई थी या फिर की गई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो वो की गई थी लाहौर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पता होना चाहिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई थी चौगान खिलतिस में। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम हुआ जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की ही पुत्री कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। रजिया सुल्तान से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इनकी शादी किसके साथ हुई थी? तो रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी, ये आप सभी ने ध्यान में रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी या फिर इनकी हत्या कब करवाई गई थी? तो 1240 में इनकी हत्या हो गई थी या फिर इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आप सभी ने ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि बहुत बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड के ही लेवल में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। और ये तुर्कान ए चिहलगानी था क्या? तो 40 सरदारों के दल के गठन को तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने करवाई थी। और इसी 40 सरदारों के दल के गठन को समाप्त किसने किया था? तो समाप्त किया था बलबन ने, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इल्तुतमिश ने ही क्या किया था? तो चांदी का टंका चलाया, तांबे का जीतल चलाया। इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इल्तुतमिश ने ही चलाई थी। और कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था? तो पूर्ण भी जो है तो इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया था। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौर से राजधानी दिल्ली को किसने स्थानांतरित की थी? तो वो की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ध्यान में रखना कि राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने लाई थी? तो वो लाई थी इल्तुतमिश के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। मकबरा शैली का जन्मदाता भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया, हौज ए शमशी का निर्माण करवाया, शमशी ईदगाह का निर्माण भी इसी ने करवाया। तो ये सारे काम किसने करवाए थे? तो वो करवाए थे इल्तुतमिश ने। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 150 है। बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन, तो प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? आप सभी को पता है प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो प्लासी की लड़ाई थी, यह षड्यंत्र के साथ जीता गया युद्ध था। अब ये किसके द्वारा जो है तो जीता गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा यह जीता गया था। अच्छा, ये जो प्लासी की लड़ाई थी, एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान में रखनी है। 23 जून 1757 को जो है तो प्लासी की लड़ाई हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? तो एक तरफ था सिराजुद्दौला और एक तरफ कौन थे? तो वो थे ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो सिराजुद्दौला था, इनके बारे में 2-3 क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, तो वह कब हुई थी और किसके समय हुई थी? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी यह किसके समय हुई थी? सिराजुद्दौला के समय हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 20 या फिर 21 जून 1756 को। कब हुई थी? 1756 को। अब ये जो सिराजुद्दौला है, तो सिराजुद्दौला के समय ही अलीनगर की संधि हुई थी। यह सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 फरवरी 1757 को। ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में बन जाती हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस सिराजुद्दौला के बारे में बताए। एक तो ब्लैक होल ट्रेजेडी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 20 या फिर 21 जून 1756 को। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अलीनगर की संधि ये किसके मध्य हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। और कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को ही थी। ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तो हमने देखा प्लासी की लड़ाई 1757 में। 1764 में क्या हुआ था? तो वो हुआ था बक्सर का युद्ध, ये भी आपको पता चल गया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1565 में। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कब की गई थी? वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 151 है। द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट, तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा हिंद छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया था? तो वह बॉम्बे में पारित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ पे बात आई है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन यह कब जो है तो स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को।
ये आप सभी को पता होगा। और किसके द्वारा जो है तो इसका नेतृत्व किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये भी आपको पता होगा। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में करो या फिर मरो का नारा भी दिया था। और कहाँ से नारा दिया था? तो वो उनकी स्पीच चल रही थी ग्वालियर टैंक मैदान में, वहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच में करो या फिर मरो का नारा दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया ग्वालियर टैंक मैदान, ये है कहाँ पर? तो ये है मुंबई में। और इसी ग्वालियर टैंक मैदान से इंडियन फ्लैग किसके द्वारा फहराया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो ग्वालियर टैंक मैदान से इंडियन फ्लैग किसके द्वारा फहराया गया था? तो वह अरुणा आसफ अली के द्वारा जो है तो फहराया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो अरुणा आसफ अली है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी। ध्यान में रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, और ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। अब ये आंदोलन जब चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर जो है तो महात्मा गांधी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था और महात्मा गांधी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, जब गिरफ्तार किया गया महात्मा गांधी को, तो रखा कहाँ पर गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो महात्मा गांधी को रखा गया था आगा खां पैलेस में। कहाँ पर रखा गया था? आगा खां पैलेस में। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।